आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आज वीडियो के इस पार्ट में आपसे मैं आईपीसी की धारा 354 के संदर्भ में चर्चा करूंगा और एक आपसे जजमेंट शेयर कर रहा हूं जिसमें 354 के अंतर्गत एक आरोपी को हाई कोर्ट ने बरी कर दिया। अब वो किस आधार पर बरी किया और क्यों बरी किया उसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी इस वीडियो में। साथियों, जो 354 की धारा है, 354 की धारा ये कहती है कि अगर कोई किसी स्त्री की लज्जा भंग करता है तो उसके खिलाफ ये आरोप लगाया जा सकता है। अब लज्जा भंग करना क्या होता है? मान लीजिए कि कोई लड़की ये शिकायत कर दे कि किसी ने उसका गलत नियत से हाथ पकड़ा है, तो वो भी उसका डिग्री में आएगा और उसके खिलाफ केस दर्ज हो जाएगा। कई सारे मामलों में ऐसा नहीं भी होता तो भी ऐसा दर्ज करा दिया जाता है, या फिर वास्तव में मनगढ़ंत कहानी बना दी जाती है। तो इस तरह का अगर मामला है, अगर आपका मामला झूठा है, तो आप किस प्रकार से इस प्रकार के केस में बच सकते हैं आप इस वीडियो में जानेंगे। और मैं आपसे जिस जजमेंट की चर्चा कर रहा हूं, आप अगर इस जजमेंट को पढ़ेंगे तो आपको अंदाज़ा लगेगा कि कोर्ट किस प्रकार से निर्णय देती है और किस आधार पर कोर्ट के द्वारा आरोपी को बरी किया जाता है। तो साथियों, ये जो मामला है ये है एमपी हाई कोर्ट की ग्वालियर बेंच से डिसाइड हुआ। केस का नाम है बालकृष्ण लोधी वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी के नाम से। इस केस की कहानी कुछ ऐसी है कि जुलाई 2016 के महीने में एक लेडी ने एक पुलिस के समक्ष एक रिटन कंप्लेंट फाइल किया। रिटन कंप्लेंट में उसने ये लिखा कि वो आज जब दोपहर के 2:30 बजे के वक्त जब कोर्ट से वापस आ रही थी तो रास्ते में आरोपी मिला, मतलब बालकृष्ण उसे मिला और उसने गलत नियत से उसका हाथ पकड़ा। जब उसने उसका हाथ पकड़ा तो वो चिल्लाने लगी और चिल्लाने के बाद उसी समय एक सुनील नाम का व्यक्ति दौड़कर आया। जब उसने देखा कि मैं चिल्ला रही हूँ तो, और उसके बाद जो बालकृष्ण है, जो आरोपी है, वहाँ से वो भाग गया। उसके बाद मैं कोर्ट वापस गई, वहाँ पे मैंने एक कंप्लेन लिखवाई और उसके बाद मैंने पुलिस के समक्ष उसको फाइल किया। तो ये कहानी थी, इस एफआईआर के कंटेंट थे। पुलिस ने उस लेडी की रिटर्न कंप्लेन के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया। मामले में चार्जशीट फाइल की गई। इसके बाद गवाही हुई और आखिरी में कोर्ट ने, मजिस्ट्रेट कोर्ट ने आरोपी को 1 साल की सजा और 2 वर्ष के 200 रुपये जुर्माने से दंडित किया। इसके बाद इसको चैलेंज किया गया सेशन कोर्ट के समक्ष। सेशन कोर्ट ने आरोपी को जो सजा दी गई थी उसको यथावत रखा। इसके बाद फिर रिवीजन फाइल किया गया हाई कोर्ट में। जब हाई कोर्ट के समक्ष रिवीजन एप्लीकेशन फाइल किया गया तो हाई कोर्ट ने इस मामले के फैक्ट देखे और आरोपी को बरी कर दिया। अब आरोपी को बरी करने की क्या वजह थी, आप वो समझिएगा। हाई कोर्ट ने सबसे पहले तो ये देखा कि इस मामले में महिला का ये कहना था कि लगभग 2:30 बजे के वक्त जब आरोपी ने उसका हाथ पकड़ा तो उसके बाद वो इस घटना से आहत होकर के वो गई कोर्ट और कोर्ट में उसने रिटन कंप्लेंट लिखवाया। उसके बाद वो गई थाने। तो हाई कोर्ट का ये ऑब्जर्वेशन था कि उसको कोर्ट जाने की क्या ज़रूरत थी, उसको रिटन कंप्लेंट लिखवाने की क्या ज़रूरत थी। वो तो खुद से भी लिख करके दे सकती थी या फिर थाने जा करके बोल सकती थी कि मेरे साथ ये घटना हुई है। देखिए, एफआईआर या फिर हमारे सीआरपीसी में ऐसा प्रावधान नहीं है कि आपको लिखित कंप्लेंट ही देना पड़ेगा। अगर आप लिख नहीं सकते हैं, पढ़ नहीं सकते हैं, तो आप पुलिस के समक्ष जाएंगे थाने, तो वो पुलिस की जिम्मेदारी है कि आपकी कंप्लेंट दर्ज करेगी। तो वहाँ पे लड़की घटना होने के बाद वापस कोर्ट गई और वापस उसने रिटर्न कंप्लेंट दर्ज करवाया। तो हाई कोर्ट ने इसको थोड़ा सा डाउटफुल माना। दूसरा ऑब्जर्वेशन था कि उस लड़की से क्रॉस एग्जामिनेशन के समय जब ये सवाल पूछा गया कि तुमने जो रिटर्न कंप्लेंट दिया था पुलिस के, उसमें क्या लिखा हुआ था, तो लड़की नहीं बता पाई कि उसमें क्या लिखा हुआ था। ये भी कहानी में एक डाउट पैदा कर दिया। तीसरा, हाई कोर्ट ने यह ऑब्जर्वेशन निकाला कि पुलिस ने जिस व्यक्ति ने कंप्लेंट लिखी, पुलिस ने उसकी गवाही कोर्ट में नहीं कराई, क्योंकि जब लड़की मना कर रही है कि उसको पता नहीं है कि कंप्लेंट में क्या लिखा है, तो एटलीस्ट जिस व्यक्ति ने कंप्लेंट लिखा है उसकी गवाही करानी चाहिए। तो इस प्रकार से प्रोसिक्यूशन का मामला ये कमज़ोर हो गया। अगला पॉइंट था कि जिस व्यक्ति ने एफआईआर दर्ज किया, जैसे जब हम थाने जाते हैं तो हमें कोई ना कोई एक पुलिस वाला मिलता है और उस पुलिस वाले को हम अपना आवेदन देते हैं कि मेरे साथ ये समस्या है, और वो व्यक्ति, वो जो पुलिस वाला है, वो एफआईआर दर्ज करता है। तो कई बार इसको कायमी कर्ता भी कहा जाता है।
तो जो एफआईआर दर्ज करता है उसकी भी गवाही कोर्ट में नहीं कराई गई, तो ये भी प्रोसिक्यूशन की कमी हो गई। अब यहाँ पे अगर आप इसको लिंक करेंगे तो कोर्ट ऐसा ऑब्जर्वेशन कर सकती है कि पूरा का पापड़ा हो सकता है मामला ही झूठा हो, क्योंकि महिला को पता नहीं है एफआईआर में क्या लिखा है, कंप्लेन में क्या लिखा है। जिस व्यक्ति ने कंप्लेन लिखा उसको जानकारी नहीं है कि कंप्लेन में क्या लिखा हुआ है। जो पुलिस वाला है जिसने कायमी किया है, जिसने एफआईआर दर्ज किया, उसकी गवाही नहीं कराई गई, तो मामला कमजोर हो गया। हाँ, इसके बाद जैसा कि महिला ने बताया कि एक सुनील नाम का व्यक्ति आया, जब उसने हल्ला गुहार चीख पुकार मचाई तो सुनील नाम का व्यक्ति आया, तब जाकर के आरोपी वहाँ से भागा। तो सुनील कुमार ने जब गवाही के दौरान इस मामले से पलट गया, इस मामले में जिसने जो बयान दिए थे उसके उल्टा उसने बयान दिया। वो बयान कुछ ऐसे थे कि प्रोसिक्यूशन को सपोर्ट करने वाले नहीं थे। तो इस प्रकार से ये सारे फैक्ट कोर्ट ने देखा और कोर्ट ने पाया कि यहाँ पे जो ट्रायल कोर्ट है, जो मजिस्ट्रेट कोर्ट है और जो सेशन कोर्ट है, इन दोनों ने ये गलती किया कि इतना इम्पॉर्टेंट एविडेंस होने के बावजूद भी कि जो विटनेस है वो हॉस्टाइल हो गया है, बाकी मामले में इतनी सारी कमी है, उसके बावजूद भी आरोपी को सज़ा सुना दी है, ये गलत है। इसलिए हाई कोर्ट ने यहाँ पे आरोपी को बरी कर दिया। तो मुझे उम्मीद है साथियों हमने जो आपसे जजमेंट शेयर किया है आपके लिए यूजफुल होगा। अगर आप इस जजमेंट को पढ़ना चाहते हैं तो इसका मैं लिंक ऐड कर दूंगा, आप वहाँ से इसको पढ़ भी सकते हैं। धन्यवाद साथियों।